हेलो क्लास। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके लिए 1905 की रूसी क्रांति का अध्याय लेकर। हालांकि रूस में दो क्रांतियां हुई थी, एक 1905 की क्रांति थी और एक 1917 की क्रांति थी। 1905 की क्रांति पर आज हम अपने अध्याय पर बात करेंगे। चूंकि सिलेबस का हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 1905 की रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। दो रेवोल्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है, एक 1905 की और एक 1917 की। इन दोनों क्रांतियों पर आपको फोकस करना होगा। 1905 की रूसी क्रांति के समय जो रूस का शासक था ज़ार निकोलस था। हालांकि जब निकोलस गद्दी पर बैठा था अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद, तो जनता को ये अपेक्षा हुई थी अपने शासक से कि वो एक हमारे लिए उदारवादी शासक साबित होगा। चूंकि ज़ार में निरंकुशशाही सत्ता शुरू से चली आ रही थी और निकोलस ने भी अपनी उसी परंपरा को बनाए रखा और एक निरंकुश शासक ही साबित हुआ था। जनता की सुधारवादी मांगों की ओर उसका कोई भी ध्यान नहीं गया था। हालांकि जब वो गद्दी पर बैठा उस समय जनता सुधारवादी मांगों को लेकर आगे आ रही थी। औद्योगिक क्रांतियां भी हुई और उस समय जो निकोलस का जो गृह मंत्री था, वो मिनिस्टर था, वो विट था। विट एक उदारवादी व्यक्ति था और अपनी उदारवादी विचारधारा के तहत ही उसने उस आम जनता का साथ दिया था उस टाइम पर जब निकोलस की निरंकुशशाही सत्ता लगातार चली आ रही थी और उन मांगों को लेकर उनका साथ उसने दिया था। हालांकि विट को 1902 में 1903 में निकोलस ने इसीलिए उसको हटा दिया उस पद से, क्योंकि वो लगातार जनता की सुधारवादी मांगों का समर्थन कर रहा था। निकोलस ने जब विट को हटाया, चूंकि उसने प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को गृह मंत्री पद देना शुरू कर दिया और वो जब उसके मंत्री प्रतिक्रियावादी मंत्रियों का आना जब शुरू हुआ तो रूस में जो अराजकता दिखाई दी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। पुलिस की क्रूरता, भ्रष्ट नौकरशाही, आम जनता का शोषण, यहाँ तक कि कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर अत्याचार, शिक्षकों पर अत्याचार, ये था निकोलस के शासनकाल के टाइम की गतिविधियां जो 1905 की क्रांति का कारण बनती हैं। हालांकि क्रांति किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर क्रांति में रक्तपात हो। रक्तपात, चूंकि क्रांति शब्द से स्पष्ट होता है कि रक्तपात निश्चित है, लेकिन हर क्रांति, जैसे कि हमारे यहाँ हमने यूरोपियन हिस्ट्री में ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ते हैं जिसको हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं। रक्त की एक बूंद उसमें नहीं गिरी थी और इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। लेकिन इस क्रांति में ऐसा नहीं है। इस क्रांति में रक्त की नदियां बह गई थी। अभी ऐसी ही एक घटना आगे चलकर आएगी जिसका डिटेल मैं आपको बताऊंगी। हाँ, हालांकि हम निकोलस की गतिविधियों पर बात कर रहे थे, तो जिस तरह से उसने जनता की सुधारवादी मांगों को ठुकराया, अपनी निरंकुशशाही सत्ता को लगातार जारी रखा और इसी क्रम में निकोलस ने जो नॉन रशियन उस समय जो रूस में रहता था, जैसे फिन, पोल, यहूदी इत्यादि, इनकी स्वतंत्रता को उसने छीना, उसका रूसीकरण करना चाहा, उनको अपने देश में लाना चाहा और यहाँ तक कि निकोलस ने 1894 में फिनलैंड के संविधान का भी अंत कर दिया था। जनता का असंतोष रूस में तब व्यापक ज्यादा हुआ जब 1904 में रूस जापान युद्ध होता है, 1904। इसको आप याद रखिएगा और इसकी डिटेल को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 1904 में जब रशियन फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो रूस के साथ जापान का युद्ध हुआ था और उसमें रूस बुरी तरीके से हारा था। और इस युद्ध में रूस की हार ने जनता के सामने निकोलस की दुर्बलता कह लीजिए, अयोग्यता कह लीजिए या उसका भ्रष्ट नौकरशाही शासन तंत्र कह लीजिए, सभी का पर्दाफाश कर दिया था। जनता का असंतोष का उबाल इतना तीव्र था कि मॉस्को जैसी सिटी में औद्योगिक राजनीतिक हड़तालें शुरू हो गई थी। श्रमिक हड़तालों को उतर आए थे, किसानों ने विद्रोह कर दिया था, मजदूरों ने विद्रोह कर दिया था, यहाँ तक कि सेना में भी विद्रोह आरंभ हो गया था। और इन सब का कारण ज़ार की निरंकुशता थी। एक बात और जो यहाँ पे क्लियर है करना चाहती हूँ वो है कि जो रूस के शासक थे वो ज़ार कहलाते थे। अगर मैं ज़ार बोलती हूँ तो ये क्लियर है कि रिसेंटली शासक जो भी उस समय रूस का रहा होगा वो वहां का ज़ार होगा। तो
तो ये व्यापक असंतोष की सीमा, जो चरम सीमा थी, जैसा मैंने बताया था कि इसमें खून की नदियां बह रही थी। रूसी क्रांति का विस्फोट हुआ कब? ऐसी वो कौन सी घटना थी जिसने इस क्रांति को जन्म दे दिया? तो वो घटना यूरोपियन हिस्ट्री में कहलाती है खूनी रविवार। डेट थी 22 जनवरी और दिन था संडे। उस दिन हजारों की संख्या में मजदूर हड़तालियों ने फादर वेबेन के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला और वो जुलूस राजमहल की ओर बढ़ा और राजमहल के सामने जाकर खड़ा हो गया। जार की सेना ने उस निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाने का परिणाम सामने था। हजारों लोग मारे गए, भीड़ में हर निहत्था आदमी मारा गया और उस घटना ने रूस में जो आक्रोश पैदा किया, जैसा कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में चौरा चौरी की घटना थी, वो आक्रोश पूरे देश में, पूरे रूस में इस तरह से फैला कि श्रमिकों ने हड़ताल की, किसान विद्रोह हुए, नौसेना में विद्रोह हुआ, थल सेना में विद्रोह हुआ और इन सारे विद्रोह का कारण सिर्फ एक जार निकोलस का निरंकुश शाही शासन और उसके जो मंत्री पद पर बैठे थे उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियां। खैर, ये घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी घटना से हमारे एमसीक्यूज भी निकल कर आएंगे। यूरोपियन हिस्ट्री में कौन सी घटना खूनी रविवार कहलाती है? ठीक ऐसे ही खूनी रविवार की घटना किस रूसी शासन के टाइम पर हुई थी? खूनी रविवार की घटना किस डेट पर घटी थी? ये आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह के बनेंगे। और 1905 की रशियन रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का शासक कौन था? विट किसका गृह मंत्री था? विट के बाद जो प्लेही गृह मंत्री बना था निकोलस ने उसको कब बनाया था? हालांकि रूस जापान युद्ध के समय की एक बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर। 1904 में ही प्लेही की हत्या कर दी गई थी, जो कि उसका मंत्री था। इस हत्या ने भी जोर पकड़ा था। तो 1905 की जो रूसी क्रांति है उसका जो विस्फोट था, विस्फोट की चरम सीमा थी, वो हमारा था खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 इसकी डेट है और इसी घटना ने उस क्रांति को जन्म दे दिया था जिस क्रांति के अध्याय को आज हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। इस क्रांति के बाद ही निकोलस ने जो अपनी उद्घोषणा जारी की थी, एक डिक्लेरेशन उसने पारित किया था अगस्त 1905 में, क्योंकि जब जनता की मांगें थी, उन जनता की मांगों में जो मुख्य मांग थी, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, समितियां बनाने की स्वतंत्रता, कानून बनाने की स्वतंत्रता, इन सब मांगों में जनता की जो सबसे प्रबल मांग थी वो थी एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था की स्थापना रूस में की जाए जो हमारा निर्देशन कर सके, हमारे लिए काम कर सके, या यूं कहें राष्ट्रीय सभा की स्थापना पर जनता जोर दे रही थी। तो जो घोषणा मैं बताने जा रही हूँ अगस्त 1905 की, इस पर भी एमसीक्यू बनेगा कि निकोलस ने 1905 की अगस्त घोषणा कब की थी, किस घटना के दौरान की थी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप उसमें से तैयार करते रहें। तो इस घोषणा में जार ने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ ठीक है, हम रूसी जनता की को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सभा, जिसे ड्यूमा कहा गया था, ध्यान रखिएगा, रूस की राष्ट्रीय सभा को ड्यूमा कहा गया था और ड्यूमा की स्थापना निकोलस ने की। ड्यूमा की स्थापना के साथ ही निकोलस ने जो फिनलैंड के संविधान का अंत किया था, अभी मैंने बोला है इस बात को थोड़ी देर पहले, उसको उसने स्वतंत्रता दी। जिनका वो रूसीकरण करना चाहता था उनको स्वतंत्रता दी। तो इन सब चीजों को उसने आगे बढ़ाया। हालांकि अपनी इस घोषणा में उसने बाद में पुनः परिवर्तन किया। पहले तो उसने कहा कि मैं ड्यूमा राष्ट्रीय सभा बना रहा हूँ, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय सभा अपने अस्तित्व में आ पाई थी, और अगर आ पाई थी तो क्या उसने वो सारे कार्य, जनता के अपेक्षित कार्यों को उसने किया या नहीं किया, ये आगे की घटनाक्रम से स्पष्ट होता है। अगस्त 1905 की घोषणा के बाद
उसमें पुनः परिवर्तन करते हुए निकोलस ने एक बात और साबित कर दी कि जो प्रतिनिधि सभा पहले उसको बनाया, लेकिन बाद में उसको उन अधिकारों से वंचित कर दिया और उसको मात्र परामर्शदात्री संस्था बनाकर छोड़ दिया। खैर, इन सब बातों का जनता पर लगातार उबाल बढ़ रहा था, जनता का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था और राष्ट्रीय सभा का उसने प्रथम अधिवेशन, जिसमें प्रथम ड्यूमा या फर्स्ट ड्यूमा कहेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 1912 तक, 1906 से 1912 तक ड्यूमा के लगातार अधिवेशन हुए। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पहली ड्यूमा को जब निकोलस ने भंग किया था तो इस क्रांति का समापन लगभग वहीं पर हो गया था, क्योंकि उसकी दमनकारी नीतियां इतनी कठोर थीं कि जनता उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। या कुल मिलाकर हम ये कहें कि 1905 की क्रांति का जोश तीव्र तो बहुत था, लेकिन वो तीव्रता निकोलस की निरंकुशशाही प्रतिक्रियावादी नीतियों के आगे घुटने टेकती। फिर भी यूरोपियन हिस्ट्री में इस बात का महत्वपूर्ण स्थान है कि पहली बार मजदूरों ने सरकार के विरोध में आकर इतनी बड़ी क्रांति की, जिसे हम 1905 की क्रांति कहते हैं। यहीं से मार्क्सवादी विचारधारा का जो प्रचार हो रहा था, जनता पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। इसी समय कई समाजवादी क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ा। तो इन सब प्रभावों को भुलाया नहीं जा सकता और शायद इसीलिए टॉलस्टॉय, गॉर्की जैसे जो विद्वान या लेखक इस समय रूस में हुए, उन्होंने इस 1905 की क्रांति को अपने विचारों से, अपने लेखों से इसको आगे बढ़ाने का काम किया था और जनता पर एक सफल प्रभाव डाला था। या यूं कहें, गॉर्की ने एक बार ये कहा भी था, स्पष्ट किया था कि क्रांति शायद निकोलस के शासन की समाप्ति की शुरुआत है और शायद आगे चलकर ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर जो इसकी प्रतिक्रिया थी वो ये हुई कि समाजवादी क्रांतिकारियों को पर गुप्त मुकदमे चलाए गए, कॉन्स्पिरेंसी चलाई गई, उनको जेलों में ठूस दिया गया। किसानों के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक नाम मात्र का कानून बना दिया गया। इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए निकोलस ने क्रांति को कहीं न कहीं दबा दिया। फिर भी यूरोपियन इतिहास में ये कहा जाता है कि इस क्रांति ने, मजदूरों ने जो इस क्रांति पर विजय पाई थी और निकोलस की निर्भरता संसार के सामने लाकर रखती थी। तो ये है हमारी 1905 की क्रांति, जिसके कारणों में सामाजिक असमानता, जार की निरंकुशता, रूसीकरण करना, प्रतिक्रियावादी मंत्रियों का शासन, प्रतिक्रियावादी नीतियां, ये इन सब कारणों ने क्रांति को जन्म दिया। और क्रांति की जो मुख्य घटना थी या क्रांति को जन्म देने वाली मुख्य घटना थी, उसे हम पूरे रविवार कहते हैं। और इस तरह से 1905 की क्रांति का जो अंत है वो प्रथम ड्यूमा से ही लगभग हो गया था और 1907 तक इस क्रांति को लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो बच्चों, मेरा आपसे इतना कहना है कि 1905 की रेवोल्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर आप अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करिए और आगे हम नेक्स्ट अध्याय में, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी।